सियासी होली के इस सफर में हम अपना गंतव्य लेकर पहुंचे हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास जी के घर पर, और हमारी खास मुलाकात है निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष गोपाल जी शर्मा साहब से। गोपाल जी, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और पूरे शहर में चर्चाएं आम हैं कि इस बार विधायक की दावेदारी की कमान आपको मिलेगी, और जब हमने अपना सर्वे भी कराया तो इसमें कई जगह पाया कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग ये चाहते हैं कि अब की बार ब्राह्मण को टिकट मिले और ब्राह्मण चुनाव जीत कर आए। जब ये बात हुई और आपने काफ़ी सक्रियता से इस बार, जो विगत कई वर्षों से हम नगर निगम की स्थिति देख रहे थे, इस बार आपने 20 पार्षद भी कांग्रेस के एक अच्छे टिकट का रिजल्ट किया और 20 पार्षद भी जीत के आए। तो आपकी कार्यप्रणाली में किसी कोई संशय नहीं, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगर टिकट मिलता है तो क्या इस शहर में जो इतने वर्षों का सूखा पड़ा है, विरोधी की बात करी, कांग्रेस पार्टी नहीं है, क्या इतने वर्षों का सूखा समाप्त कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं डॉक्टर गिरिजा व्यास से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब 40-45 साल से गिरिजा जी राजनीति में सक्रिय रही हैं और कई बुलंदियाँ उन्होंने छुई हैं। और इस क्षेत्र के विकास के लिए अगर मोहनलाल सुगड़े के बाद अगर किसी ने कुछ किया है तो डॉक्टर गिरिजा व्यास ने किया। चाहे जयसमंद की योजना लाना हो, चाहे रोड गेज की योजना लाना हो। हमारा उदयपुर डेड सेक्टर था ट्रेन के मामले में, यहीं आके ट्रेन खत्म हो जाती थी। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जब हमारे मंत्री थे जी, और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो अपने उदयपुर के रोड गेज के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में धरना दिया था। मेरूलाल मीणा और गिरिजा व्यास धरने में बैठ गए थे इस ब्रॉडगेज को लाने के लिए। उसका परिणाम है कि ब्रॉडगेज ही आई। उसके साथ ही जब राजीव गांधी जी थे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने दी है, वो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो गुजरात जाना था जी, वो राजीव जी से लड़के इसको उदयपुर लेकर आई, ताकि उदयपुर की हमारी संस्कृति और सभ्यता लोग देखें और विदेश से भी और कई प्रांतों से भी लोग यहाँ आए। और हमारा उदयपुर एक टूरिज्म प्लेस है, उसकी दृष्टि से भी उदयपुर अपने आप में मिनी कश्मीर है राजस्थान का, तो उसकी तरह पूरे विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। तो सांस्कृतिक केंद्र पश्चिमी सांस्कृतिक यहाँ आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही हमारे उदयपुर में बड़े बड़े ट्रोले जब निकलते थे तो दिल्ली गेट और इधर दुर्घटनाएँ होती थी, तो गिरिजा जी ने सबसे बड़ी दूरदर्शिता सोचकर ये बाईपास की योजना जो वो केंद्र से लेकर आई और एक एक बाबू की टेबल पर बैठकर इस योजना को उन्होंने मंजूर करवाया और आज बाईपास की योजना उदयपुर को मिली। ये 4 उपलब्धियां तो उनकी मेन है ही है। उसके साथ ही बड़ी से ये पानी की योजना, जब हमारे यहाँ पानी की समस्या हुई, बड़ी से जामरकोटा से जयसमंद से सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की। हैंडपल का पूरा जाल बिछाया। उदयपुर को पेवर पद्धति से सड़कें बनाने का काम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। आज उस समय हमारे उदयपुर की जो सड़कें थी काज की तरह थी, लोग समझते थे। उसके बाद भी दूरदर्शन का जब काम आया, केंद्रीय मंत्री थी, तो दूरदर्शन को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से जोड़ा जी। और वो दिल्ली, आप जानते होंगे, आपने देखा होगा दूरदर्शन रोज वो टावर का उद्घाटन करती थी। आज आपके वल्लभनगर में, आपके सलूमर में, आपके नाथद्वारा में हर जगह HPT और LPT टावर उन्होंने स्थापित किए। और जब वो मंत्री थी तो उन्होंने सारा दूरदर्शन पूरे देश को जोड़ा। खाली लद्दाख और थोड़ा एरिया जो दूर था वो बचा रहा, बाकी 90% उन्होंने कवरेज दूरदर्शन को दिया। उसके बाद महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उसके बाद वो महिला आयोग की अध्यक्ष बनी और वो शहरी विकास मंत्री बनी। वो कई पदों पर रही, मैं उनके साथ निरंतर जुड़ा रहा। एक सवाल आपसे इसी से जुड़ता हुआ आपसे पूछना था कि गिरिजा जी अविवाहित रही पूरी जिंदगी, उन्होंने शादी नहीं करी, तो कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने मन की बात या अपने मन की कुछ योजनाएं किसी से शेयर करते हैं। आप उनके सबसे नज़दीक रहे, उनके भाई भी हैं, और तो ये कहा जाए इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आप उनकी योजनाओं को सुनते थे, उनकी योजनाओं में आप भी कोई अपने सुझाव देते होंगे शुरू से। आप भी, क्योंकि लंबे समय से आप उनका जुड़ा हो रहा है और आप कांग्रेस के एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं। अगर इस पद्धति से भी देखा जाए तो आप सीनियर मोस्ट लीडर हो, अपना कई कार्यकर्ता आपको तैयार करें। आज भी बहुत से पुराने सीनियर लीडर आपके साथ जुड़े हुए, जिसमें गोपाल जी नागर साहब हो गए, सुरेश जी सुथार साहब हो गए, ये सब आपके इर्द गिर्द आपके द्वारा ही निर्मित कुछ नेताएं हैं इसके अंदर से। तो
जब आपने सारी योजनाएं सुनी देखी तो अगर वाकई में पार्टी का आलाकमान आपको मौका देता है तो क्या इस बात को सुनिश्चित करवाएंगे कि ये जो अभेद किला है बीजेपी का इसको भेदने में हम कांग्रेस कामयाब हो? देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया था, गिरिजा जी एक बहुत बड़ी व्यक्ति थी, विदेशों में पढ़ाती थी और इंदिरा जी ने जब उनको बुलाकर राजनीति में आने का मौका दिया तो उसके बाद उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था विधानसभा का। उसके बाद राजीव जी ने उन्होंने अपने साथ उनको मौका दिया और वह एमपी का चुनाव लड़ी। राजीव जी की जब डेथ हुई उसके बाद वो नर्वस हुई थी, लेकिन जब नरसिम्हा राव जी ने यहाँ प्रथम बार आकर उनको मौका दिया और उनके चुनाव के प्रचार किया, उसके साथ वो निरंतर आगे बढ़ती रही। वो दिल्ली रही है, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ रहा हूँ और पूरे संभाग में मुझे लोग जानते हैं लोग जी के नाम से। और चित्तौड़ हो, चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, राजसमंद हो, भीम हो, देवगढ़ हो, सभी तरफ मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। और जब वो बाहर रहती थी तो सारा काम मैं उनसे मैं ही करता था और लोगों से मिलना जुलना और उनकी जो भी बात है, लोगों की समस्याएं हैं, जो भी है उन तक पहुंचाने का काम मैंने निरंतर रूप से जारी रखा। मेरा परिवार भी पूरी तरह से, कोई आए उनको सबको सम्मान देना, उनकी बात को सुनना, आदर करना निरंतर। और जितने भी लोग उससे जुड़े हैं और गिरिजा जी के पास आए हैं तो उससे जुड़े, मैंने उनको राजनीतिक मंच दिए हैं। कईयों को मैंने अपने साथ जोड़कर आज जो भी आप मुझे में देखते हैं, करीब करीब जो भी लोग हैं, जितने भी नेता हमारे बीच में हैं या एमपी हैं, एमएलए हैं, बहुत सारे, ताराचंद जी बगुरा हैं, रघुवीर जी मीणा हैं, बंसीलाल जी गेहलोत हैं, कैलाश जी द्विवेदी हैं, ये सब मेरे निरंतर टच में थे और मेरे पास आकर ही वो गिरिजा जी के बहुत नज़दीक आए और आज वो उच्च पदों में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही सबसे पहले मेरे पास सुरेश जी पालीवाल जी भी थे, सुरेश जी श्रीमाली भी थे, वीरेंद्र जी वैष्णव भी मेरे पास आए, गिरीश जी श्रीमाली भी मेरे पास आए और कई नेता, गोपाल जी नागर वगैरह, और हमने उनके साथ दिया और उनको हमने उच्च पद दिलवाए और वो कांग्रेस के सक्रिय सिपाही बन के रहे हैं और कांग्रेस की पार्टी का काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो चुनाव हुआ, मैं 7 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मैंने निरंतर इस कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश की, सभी लोगों को साथ लेकर, चाहे कोई भी ग्रुप हो, पार्टी हमारी एक ही, हमारा हाथ का निशान है। मैं उसमें विश्वास करता हूँ, कांग्रेस में विश्वास करता हूँ। सबको साथ लेकर, मैं सभी को साथ लेकर एकजुट होकर 7 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर काम कर रहा हूँ। पिछले जब पायलट साहब हटे तो हमें सभी को एक साथ हटाकर निवर्तमान घोषित किया गया। अब आगे नियुक्ति किसको होनी है, क्या नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष निर्णय करेगा। शीघ्र इसकी भी कोई घोषणा होगी जो हम उनको नतमस्तक करते हैं। मैं काफ़ी समय से कार्यरत हूँ, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे उधर पर नहीं जानता हो, प्रशासनिक लोग हो, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है मैं उनका कार्य करने की कोशिश करता हूँ। गिरिजा जी भी निरंतर घर में रहते हुए भी सभी लोगों का काम करती है। हमारे यहाँ निरंतर लोग 11-11:30 बजे आते हैं, उनके कार्य होते हैं। अभी कई स्थानांतरण के काम हुए, कई कार्य हमारे यहाँ होते रहते हैं। यहाँ किसी को यहाँ से निराश होने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब एक आपसे सवाल था कि बुरा ना मानो होली है, तो आपके 3 कोई ऐसे सवाल पूछूंगा जिसमें आप बुरा ना माने। कांग्रेस 135 वर्ष पुरानी पार्टी, वन ऑफ द लार्जेस्ट ओल्डेस्ट पार्टी इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, उसका उदयपुर में एक ऑफिस ना होना, जो जिलाध्यक्ष बनता है उसे घर का ऑफिस बन जाता है। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि नगर निगम के अंदर नेता प्रतिपक्ष ना बना पाना, यूआईडी के अंदर चेयरमैन ना बना पाना, पायलट साहब के हटने के बाद अभी तक कोई जिलाध्यक्ष घोषित ना कर पाना, ये कांग्रेस की कुछ खामियां रही? और अभी हाल ही में जब पूर्वोत्तर राज्य में चुनाव हुए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह बयान दिया कि भाई ये तो छोटे राज्यों के चुनाव है। ऐसे बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना शोभा देता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जिस तरह से परिस्थिति और व्यवहार के हिसाब से अपना जवाब दे सकते हैं, वो बहुत निर्णायक पोजिशन में बैठे हैं। जहाँ तक उदयपुर का कार्यालय का प्रश्न है, हमारे पास जमीन खड़ी हुई है। अभी भी हमारे बड़े बड़े नेता AICC वगैरह आए थे, मैंने नक्शा पास करा रखा है और नगर पालिका से पालिका से हमने पास करवा लिया, पैसे भी जमा करा रखे हैं। हम कार्य करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास कार्यालय नहीं बना।
शायद हमारे ऊपर के नेतृत्व ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कुछ कमी रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक बोर्ड का प्रश्न है, इस बार हमने बहुत अच्छे टिकट दिए थे, कुछ टिकट में गलतियाँ हुई हैं और जिस तरह से मैंने 20-22 टिकट तो मैंने अपनी तरफ से दिए हैं और हम लोगों ने हमारे सीनियर लोगों के साथ बैठ के निर्णय लिया तो सभी जीते हैं। एक तो गलतियाँ हुई है, बाकी और भी हमारे नेता हैं, हमारे एमपी साहब हैं, रघु जी मीना है, दूसरे हमारे निर्णायक जो नेता है, तो सब ने मिलकर वितरण किए थे। तो हमारा बोर्ड में थोड़ी सी दूरी रही। और नेता प्रतिपक्ष का जहाँ सवाल है, ये दायित्व तो पहले अध्यक्ष का हुआ करता था। पहले जब भी निर्णय होते थे हमने अध्यक्ष ही नेता प्रतिपक्ष बनाया करता था, लेकिन इस बार ऊपर से ये आदेश आया कि वहाँ से पर्यवेक्षक आएंगे और वो निर्णय करेंगे। पर्यवेक्षक आए भी, पायलट साहब के थे, जब आके उन्होंने वोटिंग भी कराई। वोटिंग की लिस्ट लेकर वो उनको यही घोषणा कर देनी चाहिए थी, क्योंकि तो चुनाव का जैसे फैसला होता है, पंचायत के चुनाव है तो शाम को रिजल्ट आ जाते हैं, तो उनको यही घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने यह घोषणा नहीं की और वो जाके जयपुर में जाके घोषणा करने की बात करके गए, तो वो घोषणा ही रह गई और वो प्रतिपक्ष नेता हो नहीं पाया। हमने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की है और निर्णय शीघ्र करने जाने हैं, उनको सब मालूम है। और अध्यक्ष की भी बहुत जल्दी सारी प्रक्रिया जो होने वाली है वो आपके सामने आ जाएगी। जहाँ तक वाईटी और इन चीज़ों का प्रश्न है, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो बहुत दूरदर्शी है, वो पूरा राजस्थान का पूरी दूरदर्शिता से लेकर कार्य कर रहे हैं। वो हर व्यक्ति की तकलीफ उनको मालूम है। कोई भूखा नहीं सोए उनके राज्य में, भूखा उठ सकता है। जैसा राजा इंद्र था, मैं कहानी आपको 2 मिनट के लिए सुनाना चाहता हूँ कि राजा इंद्र ने अपनी महारानी से कहा कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, भूखा उठ सकता है। तो महारानी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक चींटी को एक डिब्बी में बंद कर दिया और एक हवा जाने के लिए छोटा सा छेद कर दिया। बंद करके राजा जब चला गया तो शाम को वापस आया तो उसने राजा को इंद्र को पूछा कि आपके राज्य में सब भूखे तो नहीं है, सबने भोजन कर लिया? बोले बिल्कुल हो ही नहीं सकता कोई भूखा हो। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक प्राणी ऐसा है जो इस वक्त भूखा है। तो बोले कैसे? कि देखिए ये चींटी मैंने इसमें डिब्बी में बंद कर दी। तो जब उसने डिब्बी खोली तो उसमें देखा वो चींटी आराम से उसमें गोल गोल घूम रही है और वो जिंदा है। क्यों? कि जब राजा को उसने टिकट तिलक किया था तो उसका चावल का एक दाना उस डिब्बी में गिर गया और वो चींटी उस दाने को चाटती रही और पूरा दिन जिंदा रही। तो हमारे नेता इस सोच के व्यक्ति के, ये कांग्रेस इस सोच की है, वो हर आम आदमी की पार्टी है, हर गरीब की पार्टी है, देश को ऊंचाइयाँ दी है। आज जो 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है उस सबका प्रतिफल आज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उसका भोग कर रहे हैं। लेकिन जो इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा रहा है। कि आने वाली पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि 50 साल पहले का इतिहास जो 70 साल पहले का इतिहास क्या था, किसने कुर्बानियाँ दी, किसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन चीज़ों को देखते हुए हमें उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और इस मुकाबले में नहीं आना चाहिए। ठीक है, काम करो, आपको हर चीज़ को मौका दिया है, लेकिन पॉजिटिव वर्क करना चाहिए। देश में भाईचारा हो, प्रेम हो, सबको एकजुट होकर हम लड़ें, हम प्रेम करें और हर किसी के सुविधा को समझें। यही राजनीति होगी। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, उसका अगर आप 2 बार सीधे जवाब दे पाएँ और बुरा न माने की होगी। संजय बच्चन आपके एक पार्षद हुआ करते थे, आप ही के सबसे नजदीकी रहे, 23 वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे। उन्होंने हमारे ही चैनल के मार्फत एक बार ये कहना उचित समझा कि भाई मेरी पार्टी में सुनी नहीं जा रही, अफसरशाही मेरी बात नहीं सुनते हैं। 2-3 बार उनके ऊपर RSC भी और उनके मुकदमे भी हुए। कई बार उन्हें पुलिस ने धारा 151 के तहत पाबंदी किया और बंद भी किया। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आपने उनसे बातचीत करना भी उचित न समझा, ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। 1 माह के भीतर भी आपने उनसे बात नहीं करी। उसके विपरीत महापौर जी ने उनसे बात कर उनको बीजेपी में शामिल कर लिया। ऐसे जब कार्यकर्ता 23-30 साल पुराने कार्यकर्ता जाते हैं तो ये कितना बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए। तो जो भी आरोप लगा रहे हैं लगा रहे हैं, आज की जब कोई समस्या हुई, पानी की समस्या हुई या खाने का कोई मामला हुआ, मुझे जैसे समाचार मिला मैंने तुरंत कार्रवाई की। मैं ऑफिस में
सुबह 11 बजे से लेकर पंचायती कार्यालय में जो मेरा कांग्रेस का कार्यालय है 1:30 बजे तक मैं बैठता हूँ, 2 बजे तक भी हम लोग बैठते हैं और जो भी लोग हमारे पास आते हैं हम उनकी समस्या को सुनते हैं। हमारे वक्तव्य जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने कई बार उनको फ़ोन किए, एक तो 1:30-2 बजे तक तो उनका कभी फ़ोन चालू होता ही नहीं और जब फ़ोन चालू होता है तो वो फ़ोन उठाते नहीं। ये जो आरोप लगा रहे हैं हमारी बात को सुनता नहीं है, उन्होंने कभी मेरे से अप्रोच नहीं की और जब भी मुझसे अप्रोच किए तो मैंने उनका काम किया और उनका कार्यक्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र है। वहाँ अगर उनके कार्यालय में अगर उनके अधिकारी या कोई बात नहीं सुनते हैं तो उनको आकर हमको कहना चाहिए। मैं अकेला नहीं, हमारे पूर्व विधायक विनोद जी पुंजिया है, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी है और भी हमारे जो नेता हैं, हम सब लोग कार्यालय में बैठते हैं और हर वार्ड की समस्या को सुनने के लिए अभी भी मैं आप सकता हूँ 4 दिन पहले देवाली से मुझे कुछ लोग आए थे, उनका कुछ समाज का कोई मामला था, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया तो मैंने कमिश्नर से बात करके मैंने कहा ये आदिवासी लोग हैं, इनके इनकम का सोर्स नहीं है, उन्होंने कहा आप तुरंत मेरे पास भेजिए, मैं इनको टैक्स नहीं दूँगा। तो हम तुरंत इस तरह से कार्रवाई करते हैं। कोई थाने का काम हो, कोई कुछ, मैं तो सड़क पे चलते लोगों का काम करता हूँ, उसी समय फोन लगा के काम करता हूँ। मेरा लोगों से बहुत जुड़ाव है, मेरे से लोगों से बहुत आत्मीयता है। मैंने कभी ज़िंदगी में कभी तो अच्छे शब्द नहीं बोले, कोई मेरे को गाली भी देता है ना तो मैं उसका रिएक्शन नहीं देता। क्यों? उसको कोई तकलीफ हुई जब तो मेरे को कुछ कह रहा है, बाकी क्यों कह रहा है, तो उसकी तकलीफ को मैं दूर करूँ। मैं इन चीज़ों में विश्वास करता हूँ और मेरी सोच बहुत अलग है। मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और कर्म पे विश्वास करता हूँ और कर्म के आधार पर मैं काम करता हूँ। राजनीतिक जीवन में मैं गिरजा जी के साथ इतना बना रहा, मुझे याद नहीं आता कि मैंने किसी से कुछ लेके दे के काम किया हो। मैंने आज तक किसी की चाय भी नहीं पी, लेकिन मैं सेवा करता हूँ और मुझे मौका दिया लोगों को काम करने के लिए, मैं काम करता हूँ। गिरजा जी भी काम करती है और हम लोग ये दरवाजे हमारे सबके लिए खुले। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे, पर एक चुटकुला गोपाल जी के लिए भी हो जाए। अगर माटी का है लाल, अगर इसको मिला विधायक का टिकट तो ठोक देगा ताल और बीजेपी को कर देगा बेहाल।